जरा सी हिम्मत कर लेता ना तो सारी जिंदगी कुछ और हो सकती थी। कहानी वहीं खत्म हुई थी जब मू चैन होश में आया था। यांगशी उससे कहती है कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है। उस दिन हमारे साथ जो कुछ हुआ उसके पीछे लिंशु थी। मैंने अब तक पुलिस को कुछ नहीं बताया, सोचा तुमसे पूछ लूं, तुम जो कहोगे मैं वही करूंगी। वो कहता है कि मुझे तुम पे यकीन है, तुम्हें जो सही लगे वो करो, तुम्हारा हर डिसीजन मुझे कबूल है। मू चैन की मीठी बातें सुन के यांगशी का चेहरा खिल उठता है। इसी को तो प्यार कहते हैं। फिर होता ये है कि यांगशी लिंचू को माफ़ कर देती है। इसने जो किया सही किया। अगर ये लिंचू को माफ़ ना करती तो खुदा ना खास्ता वो अपनी जान ले लेती, क्योंकि वो काफ़ी डिप्रेस जो थी। लीशन भी गिल्टी फील कर रहा है। वो यांगशी से मिलने आता है पर वो उससे कहने लगती है कि तुम यहाँ पे क्यों आए हो, चले जाओ। वो कहता है कि तुम ये नोटबुक मू चैन को दे देना, इसमें सारे लेक्चर्स हैं, मैं नहीं चाहता कि वो स्टडीज़ में पीछे रहे। यांगशी को ये बात अच्छी लगती है। वो कहती है कि लाओ मुझे दो, अब तुम जा सकते हो। उसके बाद होता ये है कि डॉक्टर्स मू चैन को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर देते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग वो स्कूल आ पहुंचता है। सभी क्लासमेट्स तालियां बजा के उसका दिल से स्वागत करते हैं और कहने लगते हैं कि तुम अमेजिंग हो, तुम ब्रेव हो, उस दिन जो कुछ हुआ हमें वो सब बताओ। मू चैन बड़ा चढ़ा के फिल्मी अंदाज में कहानी सुनाने लगता है। क्लासमेट्स गौर से ऐसे सुनने लगते हैं जैसे ये 100% सच बोल रहा हो। लीशन दुखी दिखाई दे रहा है क्योंकि यांगशी अब इससे प्यार नहीं करती। अब उसके दिल में मू चैन ने जगह बना ली है। वो सोचता है कि मू चैन तुम जीत गए और मैं हार गया, मैं ही पीछे हट जाता हूँ। बेस्ट ऑफ लक भाई। इस बेचारे का तो दिल टूट गया। दुआ है कि इसे कोई अच्छी सी लड़की मिल जाए। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यांगशी के दिल में मू चैन के लिए रिस्पेक्ट बढ़ गई है। टॉम एंड जेरी वाली फ्रेंडशिप अब धीरे धीरे से प्यार में बदलती जा रही है। मू चैन अपने दिल की बात कहने से डर रहा है। वो सोचता है कि अगर यांगशी ने उसकी फीलिंग्स एक्सेप्ट नहीं की तो हमारी दोस्ती भी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। इसका ये डर अपनी जगह सही है, बस देर ना हो जाए। अगर यांगशी को पाना है तो इसे जल्दी से अपने फीलिंग्स बताना होंगे। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि मू चैन के डैड की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। वो अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं। पहले तो वो इस बात को इग्नोर करते हैं, लेकिन जब उनकी तकलीफ बढ़ती है तो वो डॉक्टर को दिखाने जाते हैं। सभी ज़रूरी टेस्ट कराने के बाद डॉक्टर उन्हें बताने लगती है कि सर आपको यूरेमिया नामी बीमारी है, मतलब कि आपके गुर्दे ठीक से काम नहीं कर रहे। बीमारी लास्ट स्टेज पे है। आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल का टाइम है। ये बात जानते ही डैड काफ़ी डिप्रेस होते हैं और वो सोचने लगते हैं कि मेरे मरने के बाद मू चैन का क्या होगा, वो कैसे जी पाएगा। कहानी में इमोशनल ट्विस्ट आ गया है। अभी आगे बहुत कुछ होना बाकी है। उधर दूसरी तरफ मू चैन और यांगशी शॉप पे मौजूद हैं। वो स्टडीज़ करने के साथ साथ चीज़ें भी सेल करते जा रहे हैं। दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए फीलिंग्स मौजूद हैं। भले नया हो ज़माना पर मसला वही पुराना। कोई पहल करने को तैयार नहीं है। दोनों में से कोई एक भी हिम्मत नहीं कर पा रहा। पहले आप के चक्कर में कहीं इनकी लव स्टोरी अधूरी ना रह जाए। खैर आगे बढ़ते हैं। एक सुनहरी शाम को शाओशी मू चैन से पूछने लगती है कि कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम्स के बाद तुम सबसे पहले क्या करोगे। वो कहता है कि हाँ, एक काम है जो मैं करना चाहूँगा पर मुझे डर है कि वो मुझसे नहीं हो पाएगा। वो पूछती है कि जनाब इतना इम्पोर्टेंट क्या है, बताना पसंद करोगे। वो कहता है कि तुम ही गैस करो, तुम तो बचपन से मुझे जानती हो, तुम्हें तो पता होना चाहिए। वो कहती है कि डफर मुझे क्या पता, तुम बताओगे तभी तो मुझे पता चल पाएगा। वो कहता है कि नहीं बता सकता, ये बात मेरे दिल में रहेगी, सही वक्त आने पे मैं तुम्हें ज़रूर बताऊंगा। वो कहती है कि इंतज़ार बुरी चीज़ है, जो भी बात है अभी बता दो।
इससे अच्छा मौका इसे कहाँ पे मिलेगा। बचपन का प्यार इसके पास ही बैठा है। ये लड़की इसके दिल की धड़कन भी है। बस थोड़ी सी हिम्मत कर ले भाई, जिंदगी बन जाएगी, बाद में नहीं पछताओगे। यांशी तो तैयार बैठी है, बस आई लव यू बोलने की देर है। बोल दे भाई, बोल दे। दिल की धड़कनें तेज, अफसोस ये हो गया फेल। हाय इसकी फूटी किस्मत। मूचान उससे कहने लगता है कि सब्र का फल मीठा होता है। मैं वेट करने को तैयार हूँ। बहुत बातें हो गई, चलो अब चलते हैं। इसने तो गोल्डन चांस मिस कर दिया। आगे चल के ये बहुत पछताएगा। वो कैसे, बस देखते जाइए। उसके बाद होता ये है कि मूचैन के डैड यांशी के डैड को सब कुछ बता देते हैं और उससे कहते हैं कि प्लीज़ आप ये बात किसी को मत बताना। बीमारी की ट्रीटमेंट काफ़ी एक्सपेंसिव है। मैंने जो सेविंग जमा की है वो मूचैन की स्टडीज़ पे खर्च हो तो बेहतर है। वो न्यू हाउस ले, शादी कर ले, मेरे लिए यही काफ़ी है। इन दोनों की कुछ बातें यांशी भी सुन लेती है और वो आके पूछने लगती है कि क्या हुआ अंकल, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो कि आपके पास सिर्फ 1 साल है। बताओ बात क्या है, क्या आप बीमार हो। यांशी के डैड उससे कहते हैं कि नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हें गलतफहमी हो गई है। इन्हें मामूली सा मसला है, खतरे की कोई बात नहीं। इन्हें खाने पीने में एहतियात करना होगी, नमक वगैरह कम इस्तेमाल करना होगा, बस। नेक्स्ट मॉर्निंग जब यांशी और मूचैन आपस में बात कर रहे होते हैं तो तभी मूचैन को हॉस्पिटल से कॉल रिसीव होता है। फिर क्या, वो फ़ौरन से हॉस्पिटल पहुंचता है। डैड की हालत बिगड़ गई है, उन्हें हॉस्पिटलाइज्ड होना पड़ेगा। मिस्टर चैन अपने बेटे को कुछ नहीं बताते, बस ये बोलते हैं कि बेटा खतरे की कोई बात नहीं है, मैं ठीक हो जाऊंगा। मूचैन अपने डैड की बात पे यकीन कर लेता है और वो बेफिक्र होके वहाँ से चला जाता है। इसके जाने के बाद यांशी मूचैन के डैड से पूछने लगती है कि अंकल आप सच बताइए, मैंने उस दिन बहुत कुछ सुना था। मूचैन आपका बेटा है, आप उसे अंधेरे में नहीं रख सकते, आपको उसे सब कुछ बताना होगा। काफ़ी सोचने के बाद मिस्टर चैन यांशी को सब कुछ बता देते हैं और रिक्वेस्ट करते हुए कहने लगते हैं कि प्लीज़ तुम ये बात मूचैन को नहीं बताना। कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम करीब है, मैं नहीं चाहता कि वो डिस्टर्ब हो। ये सब सुन यांशी दुखी होती है और वो सोचने लगती है कि अब मैं क्या करूं। क्या यांशी मूचैन को सब कुछ बता देगी? डैड के बाद मूचैन का क्या होगा? ये सब बातें हमें नेक्स्ट पार्ट में ही पता चलेंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं बहुत जल्द। बाय बाय।